अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। कि क्लासिफिकेशन में वायरस का क्या स्टेटस है, कौन सी पोजीशन पे है। वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स दैट आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग्स। वो कहते हैं कि वायरस जो है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर से क्या मुराद है कि ये माइक्रोस्कोप से भी बहुत मुश्किल से नज़र आते हैं। जो चीज़ें माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आती उनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ठीक है, तो जो वायरसेस हैं उनको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही छोटे हैं और ये क्या हैं, ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में आते हैं। बॉर्डर लाइन का मतलब होता है दरमियान में। ठीक है, जैसे सरहद, वो कहते हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में आते हैं। यानी कि इसका क्या मतलब है कि कभी कभार ये लिविंग के तौर पर एक्ट करते हैं, कभी ये नॉन लिविंग के तौर पर एक्ट करते हैं। अब जब ये किसी होस्ट की बॉडी में चले जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ह्यूमन बींग है, किसी इंसान की बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, तो उस वक्त ये एक्टिव हो जाते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। और जब ये होस्ट की बॉडी के बाहर होते हैं, इन्वायरमेंट में होते हैं, तब ये क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। यानी कि तब ये नॉन लिविंग के तौर पर बिहेव करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया कि ये बॉर्डर लाइन पे हैं। दे आर ए सेलुलर। एस का मतलब होता है विदाउट, सेलुलर सेल, यानी कि ये सेल के बगैर बने हुए हैं। इनकी बॉडी जो है वो सेल से नहीं बनी हुई। अब आपने देखा है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बने हुए हैं, लेकिन वायरसेस वो वाहिद हैं जिनकी बॉडी सेल से नहीं बनी हुई। दैट इज़ दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, वो सेल से नहीं बनी हुई एंड डू नॉट हैव ऑर्गेनेलिस, और ना ही उनके अंदर सेल के ऑर्गेनेलिस हैं। अब जाहिर है जब सेल से नहीं बनी हुई तो ऑर्गेनेलिस किसके अंदर होती हैं, वो भी सेल के अंदर होती हैं। इसीलिए क्या है कि इनके अंदर कोई ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती। अब वायरस कॉन्सिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड। अब इनकी बॉडी कैसी होती है, इनमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है। अब न्यूक्लिक एसिड से क्या मुराद है, न्यूक्लिक एसिड में दोनों होती हैं, DNA और RNA। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में देखा जाए तो DNA और RNA दोनों मौजूद होते हैं। लेकिन जो वायरस हैं उनमें जो है उनके सेल, उनकी बॉडी के अंदर या तो DNA पाया जाएगा या फिर RNA पाया जाएगा, और उसके बाद जो होगी उनकी बॉडी जो होगी बाहर से, उसमें क्या होगा, प्रोटीन कोड होगा। बेटा ये देखें, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ये जो है आपके पास ये वायरस इस तरह होता है। ठीक है ना, वायरस की बॉडी में जो है ये दरमियान में इसके पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड में या तो इसके पास ये DNA होगा या फिर RNA होगा, दोनों में से एक होगा। और ये जो है ये बाहर इसका प्रोटीन से बना हुआ इसका कोड होता है। ठीक है, इस तरह वायरस की जो है ना बिल्कुल सिंपल इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद वो कहते हैं कि दे कैन नॉट रन मेटाबॉलिज्म। इनके अंदर मेटाबॉलिज्म भी नहीं होती। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी सेलुलर है उनमें मेटाबॉलिज्म का अमल होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, मेटाबॉलिज्म में खुराक की तोड़ फोड़ होती है। ठीक है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स में बनते हैं, और कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टूट के क्या करते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब मेटाबॉलिज्म की टाइप्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। यहाँ सिंपल आपने यही समझना है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, खुराक की तोड़ फोड़ को कहते हैं। फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर प्रोटीन एंड टू इंक्रीज इन नंबर वायरसेस बिकम पैरासाइट इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन जब वो क्या करती हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है ना, और अपनी प्रोटीन बनाना चाहती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फिर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाता है तो वो उस वक्त क्या बन जाता है, वो उस वक्त पैरासाइट बन जाता है। तो पैरासाइट क्या हुए, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म हुए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाकर बीमारियां फैलाती हैं। बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाएं 35। तो इसमें क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये होस्ट क्या हो सकते हैं, इनके होस्ट प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया भी। यानी कि वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ते। वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम बिकॉज दे लैक एनी ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। वो कहते हैं जो पीछे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, आपने देखा है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम है। वो कहते हैं इन तमाम क्लासिफिकेशन सिस्टम में
वायरस को कहीं नहीं शामिल किया गया, यानी कि इसको किसी क्लासिफिकेशन में जो है शामिल नहीं करते। किस वजह से? क्योंकि उनकी जो है लाइफ की जो है उसमें कोई करैक्टरिस्टिक्स वो नहीं है, उनमें क्या है, वो लैक है, उनमें कमी है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, जो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में जो हमने करैक्टरिस्टिक पढ़ी थी वो इनमें नहीं है। इसीलिए वायरसेस को क्या करते हैं, वायरसेस को हम किसी क्लास में इंक्लूड नहीं करते, इसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं करते। फिर देखें बेटा, ये आपको वायरस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये बाहर इसके ये प्रोटीन कोड है, अंदर जो है इसके न्यूक्लिक एसिड होगा, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो। और इस साइड पे ये क्या है, ये भी एक वायरस है, लेकिन कौन सा है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है जो नज़ला ज़ुकाम वगैरह फैलाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और पार्टिकल्स होती हैं जो प्रियॉन्स एंड वेरियोड्स आर आल्सो ए सेलुलर पार्टिकल्स एंड आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। वो कहते हैं इसी तरह कुछ और पार्टिकल्स होती हैं, वो भी क्या है, वो ए सेलुलर हैं, वो भी सेल से नहीं बने हुए, लेकिन क्या है, वो बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलाती हैं। उनको भी हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि उनमें भी क्या है, लैक ऑफ करैक्टरिस्टिक्स है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ की। दी Prions are composed of protein only and variodes are composed of circular RNA only। अब प्रियॉन्स जो हैं वो किसके बने हुए हैं, वो प्रोटीन के बने हुए हैं, और वेरियोड्स जो हैं वो आरएनए के बने हुए हैं। यानी कि ये कितने इनका सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये बहुत बीमारियां फैलाती हैं, बहुत इन्फेक्टेड होते हैं। बोथ दीज पार्टिकल कॉज इन्फेक्शन disease in certain plants, they also cause a cause of cancer। वो कहती हैं कि ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि इनसे कैंसर भी फैलता है। ठीक है बेटा, कैंसर में क्या होता है, कैंसर में आम जो बॉडी का सेल होता है वो जब रिप्रोड्यूस करता है तो वो एक सेल से 2 सेल बना लेता है। ठीक है, लेकिन जब कैंसर का केस होता है तो सेल की जो डिवीजन होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है। इस तरह क्या होता है, एक सेल से कई सेल बनते रहते हैं, आगे ऐसे फ़ौरन इनकी डिवीजन जो होती है वो अनकंट्रोल, वो कंट्रोल नहीं की जा सकती, तो इस तरह क्या बन जाता है, कैंसर बन जाता है। अच्छा बेटा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको ना टेबल दिखाया गया है, इसको पढ़ लें। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन्स एंड किंगडम्स ऑफ लाइफ। ठीक है ना, किंगडम और डोमेन्स जो हैं उनमें कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं, ऊपर आपके पास ये सारी डोमेन्स हैं। आर्ची हमने पढ़ा है, बैक्टीरिया और यूकेरिया। उसके बाद इस साइड पे देखें, पहले हम किंगडम बताएंगे, फिर उसकी सेल टाइप है, न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में बताएंगे, सेल मेम्ब्रेन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी होंगी, और मल्टी सेलुलरिटी। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हमारे पास डोमेन आर्ची है। आर्ची में आपको पता है कौन सी एक ही किंगडम आती है, आर्ची बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी एक ही किंगडम आती है जिसको यू बैक्टीरिया कहते हैं। अब आर्ची पुरानी बैक्टीरिया, ठीक है, एंशिएंट बैक्टीरिया जो सबसे पहले डिस्कवर हुए थे, और यू बैक्टीरिया आज के मॉडर्न बैक्टीरिया। ठीक है, फिर यूकेरिया में आपके पास ये 4 किंगडम्स आती हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल्स। ठीक है, अब इनकी सेल टाइप कैसी है, आपको पता है बैक्टीरिया होते ही प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स जो हैं उन सब में न्यूक्लियस होता है, और ये क्या है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का क्या मतलब है कि इनके अंदर न्यूक्लियस भी है और इनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद है। फिर न्यूक्लियर इन्वेलप, जाहिर है ये प्रोकैरियोट्स है, न्यूक्लियस एब्सेंट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इन्वेलप भी एब्सेंट है। इन सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी प्रेजेंट है। फिर सेल वॉल कैसी है, आर्ची बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन की बनी हुई है। मैंने आपको बताया था बेटा, पॉलीपेप्टाइड्स क्या है, एक ऐसा कंपाउंड है जो प्रोटीन से, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और यूकेरिया की किससे बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, ये किससे बना हुआ है, ये भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के बने हुए हैं, जबकि पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो आपके पास छोटी चेन्स हैं प्रोटीन्स की। और उसके बाद प्रोटिस्टा में क्या है, प्रेजेंट इन सम वेरियस टाइप्स की, ज़्यादातर प्रोटिस्ट में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है। फंजाई में क्या है, वो काइटन की बनी हुई है। प्लांट में आपको पता है सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है ना, जो पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज, ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप होती है। जबकि एनिमल्स में आपको पता है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इनमें सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर मूड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे है, आर्ची बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है, अपनी जो है खुराक वो खुद बना लेते हैं।
जबकि यू बैक्टीरिया जो हैं वो हेट्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये दूसरों से डेड ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड जो है वो हासिल करते हैं। प्रोटिस्ट जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स भी हैं और हेट्रोट्रॉप्स भी हैं, हमने पढ़ा था, इसीलिए तो हमने इसको अलग क्लास में रखा है कि कभी ये प्लांट लाइक बिहेव करते हैं, कभी कुछ करेक्टरिस्टिक्स इनकी एनिमल लाइक है। जबकि फंजाई जो है ये हेट्रोट्रॉपिक है, और हेट्रोट्रॉपिक क्या है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कि ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे क्या करती है, जाके केमिकल्स रिलीज़ करती है, और वहाँ से फिर जब वो उनकी डाइजेशन हो जाती है, फूड डाइजेस्ट हो जाती है, फिर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जबकि प्लांट क्या है, वो ऑटोट्रॉप्स हैं, अपनी खुराक खुद बनाती हैं, और ह्यूमंस क्या हैं, इंजेस्टिव है और हेट्रोट्रॉफ है, यानी कि अपनी खुराक खुद नहीं बनाते और खुराक को किस तरह लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट करते हैं। फिर लास्ट में हमारे पास क्या है, इसके सेलुलर कैसे है, मल्टी सेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है। आपको पता है आर्ची बैक्टीरिया में जो है वो एब्सेंट इन ऑल, आर्ची में भी और यू बैक्टीरिया में, जबकि प्रोटिस्ट में इन ज़्यादातर ये एब्सेंट होती है। फंजाई में क्या है आपके पास, ये प्रेजेंट होती है ज़्यादा केसेस में, यूकेरिया में और एनिमल्स में ये आपको प्रेजेंट मिलेगी। जी बेटा, नेक्स्ट पेज पे आएँ, 36 पे। यहाँ आपके पास एक टेबल में जो है वो कोरोना वायरस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है। इसमें देखें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। कोरोना वायरस इज़ अ वायरस आइडेंटिफाइड इन लेट 2019 इन वुहान चाइना। वो कहते हैं कोरोना वायरस जो है ये भी एक वायरस की टाइप है, और ये चाइना के एक शहर वुहान से आइडेंटिफाई हुई थी 2019 में। इट कॉज्ड अ पेंडेमिक ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस कॉल्ड कोविड-19। इसका क्या है, पेंडेमिक कहते हैं वबा, ये ऐसी वबा है जो पूरी दुनिया में फैल गई थी, ठीक है ना। पेंडेमिक कहती हैं ऐसी वबा जो पूरी दुनिया में फैल गई। इसने किस चीज़ को इफ़ेक्ट किया, रेस्पिरेटरी इलनेस को, ठीक है। सांस लेने की, हम लोग मास्क वगैरह लगाते थे, तो क्या है ये सांस की बीमारियां फैलाती थी। उसको क्या नाम दिया गया था, कोविड-19, 2019 की वजह से, क्योंकि ये 19 में आइडेंटिफाइड हुआ था। द वायरस प्राइमरीली स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज, टॉक और ब्रीथ। वो कहते हैं ये वायरस कैसे फैलता था, जब भी कोई पर्सन जिसको ये वायरस कोरोना वायरस होता था, वो इन्फेक्टेड होता था, अगर वो क्या करता था, खांसता था, छींकता था, बात करता था, या वो सांस भी लेता था, तो क्या होता था, हवा में उसके एयर ड्रॉपलेट्स चले जाते थे सांस से। इट कैन आल्सो स्प्रेड बाय टचिंग सर्फेसिस कॉन्टेमिनेटेड विद द वायरस। और ये ऐसी सर्फेसिस से भी फैलता था जो कॉन्टेमिनेटेड होती थी। कॉन्टेमिनेटेड का मतलब है कि वायरस से आलूदा, ठीक है ना। कोई ऐसा पर्सन वहाँ उस सरफेस पे उसने हाथ रखे हैं जो इन्फेक्टेड था, तो वहाँ से जो आलूदगी, कॉन्टेमिनेशन या वो जो वायरस था वो फिर हेल्दी पर्सन में मुंतकिल हो जाता था। वेयरिंग अ मास्क ओवर नोज एंड माउथ कैन हेल्प टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। अब इससे क्या है, प्रिवेंशन क्या बताइए, वो कहते हैं आप जो है मास्क लगा सकते हैं नोज़ पे और माउथ पे, ये आपको जो है वो आपको इस बीमारी के फैलने से बचाते हैं। कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज़ इंक्लूड फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, बॉडी इचेस, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, सॉर थ्रोट एंड हेडेक, ठीक है। अब ये सिम्टम्स भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन सिम्टम्स पे भी आ सकता है कि कोरोना वायरस की बताएं क्या सिम्टम्स हैं। इसमें आपको तो आप देख लें कि एक तो सांस में जो है वो तंगी महसूस होती है, शॉर्टनेस, बहुत कम सांस आता है, फटीग, थकावट महसूस होती है, जिस्म में दर्द होता है, स्मेल में या फिर स्मेल करने में और टेस्ट में जो है वो कमी आ जाती है, गला ख़राब हो जाता है और सर दर्द, हेडेक, सर दर्द। इन सम केसेस, कुछ केसेस में इट कैन लीड टू सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। कुछ केसेस में क्या है, ये बहुत ज़्यादा सांस के मसाइल पैदा करते हैं, स्पेशली इन older adults and people with underlying health condition। उन लोगों में जो क्या हैं वो बूढ़े हैं और जो पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला हैं, ठीक है, हेल्थ कंडीशन जिनकी बेहतर नहीं है, वो किसी बीमारी में पहले से मुब्तला है, तो उन पे वे क्या करती थी, ज़्यादा इफ़ेक्ट करती थी। अब इसकी प्रिवेंशन क्या है, वॉशिंग हैंड्स फ्रिक्वेंटली विद सोप फॉर एट लीस्ट 20 सेकेंड्स और यूज़ ऑफ हैंड सैनिटाइज़र विद एट लीस्ट 60% अल्कोहल कैन आल्सो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। क्या करेंगे, हम हाथ धोएंगे 20 मिनट तक कॉन्टीन्यूसली, ठीक है ना। सोप से आपने 20 मिनट तक हाथों को धोना है, या फिर हैंड सैनिटाइज़र वो यूज़ करना है जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं। वैक्सीनेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द कोविड-19। अब इसके लिए वैक्सीनेशन भी की गई थी कोविड-19 से बचने के लिए।
वैक्सीनेशन एक अहम किरदार अदा किया था। वैक्सीन्स हेल्प इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट द वायरस। इम्यून से वैक्सीन क्या करता था, हमारे इम्यून सिस्टम को पहचान लेता था, ठीक है, और वायरस के ख़िलाफ़ लड़ता था, रिड्यूसिंग द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़, और जो डिज़ीज़ की शिद्दत थी उसको क्या करता था, रिड्यूस करता था, कम करता था। अच्छा बेटा, ये जो वैक्सीन है ये किस तरह जो है अहम किरदार अदा करती हैं। वैक्सीन बनाने के लिए इस तरह किया जाता है कि जिस भी बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाना होता है उसको जरासीम, उस जरासीम को लेके या तो उसको किल कर दिया जाता है या फिर उसको बहुत वीक कर दिया जाता है, फिर उसको वैक्सीन के ज़रिए बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है, ठीक है ना, जैसे इंजेक्शन के ज़रिए लगा देते हैं। जैसे ही ये जरासीम बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। वो क्यों एक्टिव होता है, वो इसलिए एक्टिव हो जाता है कि वो समझता है कि बाहर से कोई जो है जरासीम आ गया, हमने इसको किल करना है। तो इनको किल करने के लिए वो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारे, वो क्या होते हैं, वो हमारी आर्मी है, वही एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। और क्योंकि जो जरासीम हम लोगों ने डाले हुए होते हैं वो पहले से किल होते हैं, वीक होते हैं, वो तो कुछ नहीं करते, वो तो पहले से मरे हुए हैं। लेकिन जो वाइट ब्लड सेल हैं वो टाइम से पहले एक्टिव हो जाते हैं और इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मुस्तकबिल में चाहे 10 साल, 20 साल या जितने भी अरसे के बाद अगर वो कोई जरासीम, वो वाला जरासीम कभी उसी बॉडी में एंटर होता है तो एंटीबॉडीज़ पहले से तैयार होती हैं और वो क्या करती हैं, उसको किल कर देती हैं। ठीक है बेटा, इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं ख़त्म करती हूँ यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।